ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 5 सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, आर्टिकल 52 से लेकर के 60 तक, है ना। तो एक बार प्रेसिडेंट का जो ट्रिक था, ट्रिक बता दो फटाक से, ट्रिक क्या है? मकानी कोका को का हुयो हुयो दसम, है ना। मकानी कोका दुयो दसम। हमने क से पद देखा, का से कार्यपालिका का हेड देखा, नी से निर्वाचन देखा, को से कोटा देखा, का से कार्यकाल देखा, हु से दोबारा चुनाव देखा, यो से योग्यताएं देखी, द से दशाएं देखी, स से शपथ देखा। हमारा रह गया था महाभियोग, यानी महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। महाभियोग, महाभियोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीच। अच्छा देखो, महाभियोग एक तरीके का रिमूवल प्रोसेस है। जैसे जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ये भी अपने ऑफिस में काम करते हैं, है ना। जैसे कि हम आईएएस बन जाएंगे तो हम भी जाएंगे, हमें भी एक अपना केबिन मिलेगा, वहां पर बैठ करके हमको भी काम झाम करना रहेगा। कभी कभी संडे संडे दरबार लगाना रहेगा, लोगों का बुलावा करना रहेगा, हमारे पास भी जिम्मेदारियां होंगी। तो वैसे ही प्रेसिडेंट साहब के पास भी जिम्मेदारी होगी, ये भी हर रोज अपना ऑफिस में जाते हैं और अपना काम काज देखते हैं। तो जब कभी भी प्रेसिडेंट अपना काम काज अच्छे से ना करे, अब वो क्या क्या कंडीशन हो सकती है उसके बारे में समझाऊंगा, तब उन्हें अपने इस ऑफिस से, उनके टेन्योर से पहले ही क्या देना पड़ता है? रिजाइन। और रिजाइन जबरदस्ती दिलवाना पड़ता है। एक्चुअली में उन्हें पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जाता है। कहा जाता है कि भाई, जैसे जब गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है तो जनता पगला जाती है ना। और जनता नारे लगाती है कि इस भ्रष्ट गवर्नमेंट के हटाओ, भ्रष्ट गवर्नमेंट को हटाओ। तो कोई बड़ा कांड हो जाता है तो उस वक्त का जो प्रधानमंत्री रहता है उसे क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है ना। किसके प्रेशर में? जनता के प्रेशर में। उसके बाद पार्लियामेंट अपोजिशन चिल्लाती है, कहती है कि भाई इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो ऐसे ही जब प्रेसिडेंट कुछ उल्टा सुल्टा काम कर देते हैं तब पार्लियामेंट चिल्लाती है इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और इसी प्रोसेस को, प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटाने की प्रक्रिया इम्पीचमेंट कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, देखो ये इम्पीचमेंट, ये जो वर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा? प्रेसिडेंट के लिए। वर्ड यूज्ड ओनली फॉर प्रेसिडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होगा, ठीक है। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो। ये वर्ड जो होगा वो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज होगा। ये क्यों होता है मैं इसको बाद में वैसे कल बताया भी था, एग्जाम्पल दे करके अपने इनका, इसका बुद्ध भगवान का एग्जाम्पल दिया था कैसे इनके लिए महापरिनिर्वाण का वर्ड यूज होता है कल इनके लिए। वैसे ही हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए इनको कुर्सी से हटा देना, इनको इम्पीचमेंट का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो कि ये इम्पीचमेंट इनको किस कंडीशन में लाया जा सकता है, यानी इन्हें किस कंडीशन में इनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। तो कंडीशन थोड़ी सी, क्या ऐसा काम करेंगे कि इनको हटाया जा सकता है। जैसे कि प्रेसिडेंट कभी चले गए कहां पर? बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन? शेख हसीना। ठीक है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। शेख हसीना भी उम्र दराज, प्रेसिडेंट साहब भी उम्र दराज, वहां से गए, बातचीत हुआ, पता नहीं क्या क्या बतलाया। उसके बाद जब वो भारत आए तो भारत में कोई भी ऐसा मुद्दा उठ रहा है, जैसे कि बांग्लादेश को मान लो कि करंट सरकार ने कहा कि बांग्लादेश को हम $1 मिलियन का एड देंगे। ठीक है, $1 मिलियन का एड देंगे, मतलब कोई सहायता करेंगे। तो प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं ना, $1 मिलियन क्या, $10 मिलियन दो। कितना दो? $10 मिलियन। तो गवर्नमेंट देती है, हम कह रहे हैं 1 मिलियन, प्रेसिडेंट कह रहे हैं 10 मिलियन।
चलो अच्छा, हो सकता है कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ। उसके बाद फिर मान लो कि कुछ हुआ कि भारत ने कहा कि काम करते हैं कि हमारे यहाँ प्याज की कमी हो गई है, हम बांग्लादेश को प्याज सप्लाई नहीं करेंगे। तो प्रेसिडेंट साहब कहने लगे ना ना, हमारे कोटे से तुम सप्लाई करो, हमारे कोटे से प्याज सप्लाई करो बांग्लादेश में। समझ आ रहा है? तब यहाँ के गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई क्या चक्कर है, मतलब बांग्लादेश का नाम आते ही आप इतना उछल उछल के काहे बतला रहे हैं, क्या दिक्कत है? उनको लगेगा कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो किसके इन्फ्लुएंस में आ गया है, फॉरेन पावर के, बांग्लादेश के इन्फ्लुएंस में, यानी फॉरेन पावर के इन्फ्लुएंस में आ गया है। तो पहली चीज होती है कि अगर प्रेसिडेंट फॉरेन पावर के इन्फ्लुएंस में आ जाए, फॉरेन पावर इन्फ्लुएंस, फॉरेन पावर के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो भी क्या किया जा सकता है, इनको इम्पीच किया जा सकता है। दूसरी चीज है, अगर अगर मिनिस्टर्स जो कुछ काम कह रहे हैं, जैसे कि मोदी साहब ने कोई बिल पास कराने के लिए लाया और प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि हम वो बिल नहीं पास करेंगे, हम वो बिल नहीं पास करेंगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट बाध्य होता है मिनिस्ट्री की बात मानने के लिए, जो मिनिस्ट्री कहेगी प्रेसिडेंट साहब को करना पड़ेगा। तो अगर प्रेसिडेंट साहब कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से असंगत हो, यानी इनकंसिस्टेंट विथ कॉन्स्टिट्यूशन, तब ऐसी सिचुएशन में भी इनको इम्पीच किया जा सकता है ना। इनकंसिस्टेंट, मैं समझाता हूँ, इनकंसिस्टेंट विथ कॉन्स्टिट्यूशन, विथ कॉन्स्टिट्यूशन, विथ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे समझो कि जब मोदी जी ये ला रहे थे फार्मर बिल, किसान बिल ला रहे थे, तो किसान बिल तो पार्लियामेंट में पहले पास कराया नहीं गया था, डायरेक्ट पहले उसे ऑर्डिनेंस के तौर पे लाया गया था। अब हम बाद में समझेंगे आगे कि ऑर्डिनेंस बिल एक्ट में क्या क्या फर्क होता है। तो ऑर्डिनेंस लाया गया था, मतलब इसके थ्रू पास करवाया गया, सीधा गए वो प्रेसिडेंट के पास और वहां पर उनको कहा कि आप इस बिल पर साइन कर दीजिए, हम ये लागू कर देंगे। ऑर्डिनेंस पर उन्होंने, मतलब कि बिल पर उन्होंने साइन कर दिया, किसने? प्रेसिडेंट ने। और किसान बिल क्या बन गया? एक अध्यादेश बन गया, देश पर लागू हो गया, पार्लियामेंट को पता ही नहीं था ये बात। ठीक है, हाँ, लोकसभा राज्यसभा को, दोनों सदनों को पता ही नहीं किसान बिल पास होने वाला है। मोदी जी यहाँ अपने ही सिर्फ सदन से ले गए, अपने मंत्री मंत्री के साथ गए वहाँ, प्रेसिडेंट के साथ साइन करवा लिए और उनको कह दिया कि यहाँ पर बिल पर साइन कीजिए, बहुत जरूरी है ये। और अगर उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट ये कहते कि नहीं, मैं साइन वाइन नहीं करूंगा, ठीक है, ये चीज गलत हो रही है, तो हो सकता है कि एक बार जो है प्रधानमंत्री समझते कि ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा मुद्दा आ जाए, जैसे कि हमें रसिया से फाइटर जेट लेने हैं, ठीक है, रसिया से फाइटर जेट लेने हैं, तो सारा का सारा डील डिफेंस मिनिस्ट्री करेगी, डिफेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट तैयार करेगी, लेकिन लास्ट सिग्नेचर किसका रहना चाहिए? प्रेसिडेंट का। अब प्रेसिडेंट साहब के पास गया सिग्नेचर के लिए, प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि नहीं, हम साइन नहीं करेंगे। है? अरे भाई, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, आप साइन नहीं करोगे, क्या मतलब है ना? जब तक आप साइन नहीं करोगे हमारा डील कंप्लीट नहीं होगा। तो ये तो आपका जो काम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो रहा है। आपका जिम्मेदारी है कि हम जो रिपोर्ट दे वो अगर सही है तो आपको उस पर साइन करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम करने लगे, जो मिनिस्ट्री कहे उस बातों को ना माने, तब भी उन पर इम्पीचमेंट किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, इम्पीचमेंट किस कंडीशन में किया जाता है ये समझ में आ गया, और इम्पीचमेंट क्या होता है ये समझ में आ गया। इम्पीचमेंट वर्ड का इस्तेमाल किसके लिए होता है ये समझ। अब हम समझते हैं भाई, अच्छा ये जो इम्पीचमेंट है इसको स्टार्ट कहाँ से किया जाएगा? ठीक है, इम्पीचमेंट इसको स्टार्ट कहाँ से किया जाएगा? तो देखो, हमारे देश में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कहाँ है? दिल्ली की, लखनऊ? दिल्ली में। ठीक है, उस पार्लियामेंट में दो हाउस है, कौन कौन से? लोकसभा और
राज्यसभा। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक साइड है लोकसभा और एक साइड है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। अब ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ना, वो किसी भी सदन यानी किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है। पहली चीज क्या याद रखना है, इम्पीचमेंट कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी हाउस। अगर कोई पूछेगा कि बताओ अच्छा इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या लोकसभा से स्टार्ट होता है या राज्यसभा से, तो क्या कहोगे? कहीं से भी चालू हो सकता है। अगर लोकसभा के लोगों को लग गया कि भाई ये हमारे प्रेसिडेंट ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो लोकसभा से स्टार्ट कर देंगे। राज्यसभा के लोगों को लग गया कि प्रेसिडेंट ठीक काम करने नहीं कर रहे हैं तो राज्यसभा से स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन एक कंडीशन दिया है, जब कभी भी आप इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्ट करने के लिए कम से कम 25% लोग यानी 1/4 मेंबर की सहमति चाहिए। अगर मान लो राज्यसभा से स्टार्ट किया तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर की सहमति चाहिए। लोकसभा से स्टार्ट किया तो लोकसभा के 1/4 मेंबर की सहमति चाहिए। किस लिए सहमति चाहिए? कि हम प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लगाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए कितने लोगों की सहमति चाहिए रहेगी? 1/4 टू इनिशिएट द इम्पीचमेंट। अप्रूवल चाहिए रहेगा, अप्रूवल टू इनिशिएट इम्पीचमेंट है 1/4 यानी लगभग 25%। 25%। ये दो सिचुएशन समझ में आ गई। अच्छा बताओ, जैसे कि लोकसभा में कुल कितने मेंबर होते हैं? 545। राज्यसभा में कुल 245। तो भाई अगर लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो लोकसभा का 545 का 25% निकाल लो, और राज्यसभा से स्टार्ट हुआ तो राज्यसभा के 245 का 25% निकाल लो। जितने मेंबर आएंगे कम से कम उतने मेंबर की सहमति चाहिए, अप्रूवल चाहिए कि हम लोग इम्पीचमेंट करना चाहते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। अगर 1/4 पीपल एग्री नहीं है तो हम इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब अब जिस भी सदन से स्टार्ट हो गया, मान लो कि लोकसभा से लोगों ने इनिशिएट कर दिया, कह दिया 1/4 लोगों ने कह दिया कि नहीं प्रेसिडेंट के ऊपर क्या करना चाहिए, इम्पीचमेंट लगाना चाहिए। तब इन्हें बिल बनाना पड़ेगा और बिल को पास कराना पड़ेगा। 2/3 मेंबर की सहमति से, यानी इसको हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। इस पर वोटिंग करवानी होगी 2/3 मतलब 66%। ठीक है, बिल में लिखना होगा कि भाई हम प्रेसिडेंट को क्या करवाना चाहते हैं, इम्पीचमेंट करना चाहते हैं, तो आप सब लोग क्या करो, वोट करो। तो अगर लोकसभा के 2/3 मेंबर ने वोटिंग दे दी कि हाँ ठीक है हम जो है प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाए, उनको अपने पोस्ट से हटा दिया जाए, तब लोकसभा से बिल पास हो जाएगा और प्रेसिडेंट क्या कर दिया जाएगा, इम्पीचमेंट की नोटिस दे दी जाएगी कि भाई प्रेसिडेंट साहब हमने आपको इम्पीच करने का डिसाइड कर लिया है, लोकसभा से हमने बिल को पास करा दिया है। अब आपके पास 2 हफ्ते का टाइम है कि आप राज्यसभा में जाएं और अपने आप को निर्दोष साबित करें कि हम आप पर इम्पीचमेंट लगा रहे हैं तो क्या वो हमारी गलती है। आप अपना इनोसेंस जो है जाकर के राज्यसभा में जो है साबित करें, नहीं तो 14 दिन के बाद राज्यसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा। 14 दिन के बाद राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा। तो बताओ, जैसे ही लोकसभा में 2/3 वोटिंग हुई और इम्पीचमेंट का जो बिल है वो पास हो गया, तो प्रेसिडेंट के पास कितने दिन का टाइम है राज्यसभा में जाने के लिए? 14 डेज, 2 वीक, 14 दिन, है ना। क्योंकि भाई अभी लोकसभा से पास हुआ है, अभी उस बिल को राज्यसभा से भी तो पास होना है। बहुत बढ़िया, तो देखो अब, हाँ बोलो। हाँ हाँ,
मैंने बोला ना, नहीं नहीं मिला के नहीं, जहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो लोकसभा के ही 1/4 मेंबर चाहिए स्टार्टिंग के लिए। राज्यसभा से स्टार्ट हुआ तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर चाहिए स्टार्टिंग के लिए। लेकिन जब वोटिंग होगी तो लोकसभा के मेंबर 2/3 मेंबर चाहिए जो बिल को पास करे। और अगर राज्यसभा में स्टार्ट हुआ होगा तो राज्यसभा के 2/3 मेंबर चाहिए जो उसे पहले पास किया जाए। ठीक है, पहले हम लोग लोकसभा से ही वो करते हैं, तो राज्यसभा को बस जस्ट बोल दूंगा कि राज्यसभा में भी यही से। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आया? पहले लोकसभा से अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा रहा है तो स्टार्ट करने के लिए कितने लोगों की सहमति चाहिए? 1/4। उसके बाद लोग सहमत हो गए तो बिल को पास कराने के लिए कितने लोगों की वोटिंग चाहिए? 2/3, यानी 66%, जिसको हम लोग स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। अब 2/3 लोगों ने कह दिया कि ठीक है प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दो, उनको पोस्ट से हटा दो। तो प्रेसिडेंट के पास कितने दिन का टाइम रहता है? टाइम दिया जाता है 14 डेज। 14 डेज कि वो कहाँ जाए? राज्यसभा में, क्योंकि अब यहाँ से बिल कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। तो 14 दिन बाद राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा वाले भी बिल को देखेंगे, पढ़ेंगे कि हाँ भाई क्या चल रहा है, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब आएंगे 14 दिन से पहले ही, जिस दिन भी वहां पर राज्यसभा में अपनी बात को रखेंगे, कहेंगे कि देखिए आप लोग गलत समझ रहे थे, मैं शेख हसीना से मिलने गया था ताकि वो चाइना के फेवर में न चली जाए। मैंने जब 1 मिलियन की जगह 10 मिलियन का ऑफर दिया, इसलिए शेख हसीना के यहाँ बहुत बड़ा क्राइसिस है, उससे हमारा और उनका रिलेशन बना रहेगा। मैंने कांदा प्याज जो था वो अपने हिस्से से देने के लिए कहा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा और शेख हसीना का कुछ चक्कर चल रहा है, इस भौती में मेरे से क्या होगा, है कि नहीं। तो लोग समझेंगे राज्यसभा वाले, क्योंकि राज्यसभा में तो पढ़े लिखे लोग बैठे रहते हैं वहां पर। वो लोग कहेंगे हाँ जो है प्रेसिडेंट साहब ठीक ही बात कर रहे हैं। मैं मान लो कि अपने फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद को ही एग्जाम्पल लेके कह रहा हूँ, अभी के मुर्मू साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो राज्यसभा वाले समझेंगे कि हाँ प्रेसिडेंट साहब ठीक बात कह रहे हैं, हम लोग से लोकसभा वालों से समझने में थोड़ी गलती हो गई है। तो वो फिर राज्यसभा वाले कहेंगे ठीक है हम इस जो बिल लोकसभा ने पास किया था हम उसको पास नहीं करेंगे, मतलब हम उस पर वोटिंग नहीं करेंगे। तो जैसे ही राज्यसभा ने उस पर वोटिंग करने से मना कर दिया, जो इनके ऊपर इम्पीचमेंट का बिल पास हुआ था अब उसे खारिज कर दिया जाएगा, और जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो एज इट इज अपने पोस्ट पर बने रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर राज्यसभा ने कहा नहीं 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 बहू तुमको चूरन मत दो, हम सब समझते हैं, हम तो तुमको यहाँ से हटाएंगे, तुम जो है कांदा दिलवाए चलो समझ में आता है, $10 मिलियन दिलवाए समझ में आता है, रसिया के साथ जब डील की बात आई वेपन लेने की तब क्यों नहीं दिए? हमारे देश को डिफेंस की जरूरत है, इक्विपमेंट की जरूरत है, चाइना चढ़े जा रहा है, पाकिस्तान आतंकवादी हमले करवा रहा है, और आपको जो है बांग्लादेश की हसीना पड़ी है। नहीं नहीं आप जो है ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं, एक काम करो 2/3 वोट से यहाँ पर भी पारित कर देंगे। तो और जैसे यहाँ से पारित हुआ चुप मार के प्रेसिडेंट साहब को अपना ऑफिस में जाना है, वहां ट्रक लगी रहेगी, सारा बुढ़िया बस्तरा समेटना है और निकल लेना है प्रेसिडेंट हाउस से। ठीक है, हाँ, और इस तरीके से जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो उनका पोस्ट से हट जाएंगे। अब पोस्ट से जब हट जाएंगे तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे उन्हें क्या कर दिया जाएगा? प्रेसिडेंट का पोस्ट दे दिया जाएगा जब तक कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता है। प्रेसिडेंट की सीट 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रखी जा सकती है। ठीक है, इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट हमेशा टुकुर टुकुर देखते रहता है तब प्रेसिडेंट यहाँ से हटे ताकि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ। ठीक है, चीज अभी भी वही वॉइस प्रेसिडेंट है। कौन वॉइस प्रेसिडेंट? वो तो गूगल कर लेना कौन है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो देखो, तो जो प्रोसेस अब लोकसभा में हुआ था, जैसे कि लोकसभा से स्टार्ट हुआ ये,
इनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस हो सकता है कि राज्यसभा से हो, तो राज्यसभा से भी स्टार्ट होगा, तो वहां पर भी पहले 1/4 लोगों को यानी 1/4 मेंबर को अप्रूव करना पड़ेगा, फिर 2/3 से वोटिंग करवानी पड़ेगी, फिर लोकसभा में भेजने से पहले 14 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा किसको, प्रेसिडेंट को, ताकि वो अपनी बात जाकर के अब लोकसभा में करे, और लोकसभा में अगर ये उनकी बात जो है क्लियर हो गई और लोकसभा ने माफ कर दिया, कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो वहां से बिल पास नहीं होगा और वो एज इट इज बने रहेंगे। लेकिन लोकसभा ने भी कहा कि नहीं, गड़बड़ है, हम आपको हटाएंगे, तो उन्हें हटा दिया जाएगा। चीज क्लियर हुआ? अच्छा देखो, हमने जो पोस्ट की बात कही थी, देखो प्रेसिडेंट का पोस्ट ये कहाँ से आया है? यूके से, ठीक है, यूके से। लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस ये यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए, ठीक है, यूएसए से लिया गया है। आज तक हमारे देश में जब से देश आजाद हुआ है से लेकर के अब तक 2022 तक किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, किसी को भी इम्पीच नहीं किया गया है। ये प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो प्रोसेस था वो पूरी तरीके से समझ में आया क्या? अब जैसे कि प्रेसिडेंट के बारे में इतना बता दिया, तो अब थोड़ी सी इनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं उनके बारे में भी समझ लेते हैं, कहाँ रहते हैं, उनके घर के बारे में, ये सारी की सारी थोड़ी सी हम लोग क्या ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि उनका तो भाई हमने पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यूके के महारानी या महाराजा के इक्वली होते हैं, तो वहाँ प्रेसिडेंट को एकदम ना राजा की तरह ही ट्रीट किया जाता है। जैसे कि यहाँ इनका कुर्सी देखेंगे, एकदम राजे रजवाड़ों वाली कुर्सी रहती है, पीछे बुद्ध जी की मूर्ति है। उसके बाद जब इनका हम हाउस देखेंगे, जैसे इनका ऑफिस है, ऑफिस साइन ये इनका हाउस है। अभी इतना क्लियर इमेज नहीं मिला मुझे, इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल हाउस या प्रेसिडेंशियल पैलेस, प्रेसिडेंशियल हाउस, प्रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, प्रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है। ये जो प्रेसिडेंशियल हाउस है, इसके यहाँ पर देखेंगे तो हमें एक मंत्रालय मिलता है, सारे के सारे मंत्रालय हैं, लेफ्ट विंग, राइट विंग ऐसे बने हुए हैं। उसके बाद यहीं के आसपास में हमें मिल जाता है पार्लियामेंट मिल जाता है, ठीक है, मतलब कि प्रेसिडेंशियल हाउस के ही आसपास हमें सारी चीजें मिल जाएगी। अभी मैं पार्लियामेंट वगैरह नया वाला विस्टा का कौन सा है और जो पुराना का वो कैसा, वो भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले हम प्रेसिडेंशियल हाउस के बारे में। ये जो प्रेसिडेंशियल हाउस है, रॉयल हाउस की तरह अगर हम बात करें, जैसे दिखाई दे रहा है, ये इसके पीछे का सीनरी है, मैं पीछे वाला भी दिखाऊंगा। ये प्रेसिडेंशियल हाउस में लगभग 340 कमरे हैं, 340 कमरे हैं, 340 कमरे। और ये कमरे की सुंदरता मतलब ऐसी जैसे राजमहल होता ना, राजमहल की कैसे एकदम गोल्डन चीजों से लैस रहता है। हालांकि ये सब गोल्डन है नहीं, कलर है सारा का सारा राजा महाराजाओं के टाइप का। ये बनाया गया था किसके लिए? जो भारत में वॉइस रॉय आते थे उनके लिए बनाया गया था। इसे बनाया था किसने? यूपियन और पेकर्ड ने। ये सारी की सारी जो इमारतें हैं, चाहे वो प्रेसिडेंस हाउस हो, चाहे पार्लियामेंट हो, ये मंत्रालय हो, ये सारी की सारी हाउसेस पुरानी दिल्ली में बनाई गई है, बनाया गया है पूरा का पूरा रायसीना की पहाड़ी पर, रायसीना हिल पर। इसलिए हाँ, रायसीना की पहाड़ी पर दिल्ली जो अपना ये है, राजस्थान से अरावली माउंटेन गई है, वो अरावली माउंटेन की एक पार्ट दिल्ली तक पहुंची है, उसे हम दिल्ली में रायसीना हिल कहते हैं। और रायसीना हिल पर ही ये सारी की सारी चीजें बनाई गई है पूरा। और ये जो पुराना ये है क्या कहते हैं दिल्ली है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया गया था मोस्टली लुटियन और बेकर्ड के द्वारा, इसलिए इसे लुटियन दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसको बनाया गया था कि यहाँ से बैठ करके कैसे लूटा जाएगा देश को, ठीक है, लुटियन दिल्ली। देश
आजाद होने से पहले जितना लूटा है ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे देश के नेताओं ने लूट लिया है देश की आजादी के बाद। हालांकि जो पुराने जो पहले पहले नेता थे, देश जैसे ही आजाद हुआ था, वो सब एक बोलते हैं ना कि उनके अंदर एथिक्स नाम की चीज थी, तो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ा हमें फ्रीडम मिलता गया, हम बर्बाद होते थे। मतलब एथिक्स नाम की चीज ही नहीं रहेगी। इतने लाखों करोड़ों का घोटाला हो जाता है कि अगर वो घोटाले 1 से 1.5 साल के लिए खाली बंद हो जाए ना, तो अमेरिका को पीछे छोड़ने में ना ज्यादा टाइम नहीं जाएगा भारत को। सोचो इतने घोटाले के बाद भी हम लोग, हमारा देश जो है इकोनॉमी के मामले में धीरे 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 5वें 3रे 4थे पर ऐसे ऐसे बढ़ते आ रहा है। और एस्टिमेटेड है कि भाई 2030 40 45 तक जो है हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, इतना लूटने के बाद। तो जस्ट एक बार दिमाग में ये लाओ कि अगर ये लोग इतना लूटपाट न मचाए, तब देश का ग्रोथ होने में कितना टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, एकदम फटाफट जो है सब कुछ होता है। बट ऐसे लोग ही नहीं है इस चीज को सोचो। ठीक है, ये समझ में आया पहली बात कि उनका जो पैलेस है, मतलब ये जो घर बनाया, ये सब किसने बनवाया था? लुटियंस एंड बेकर्ड ने। किस दिल्ली में? पुरानी दिल्ली। इसमें कितने कमरे हैं? 340 कमरे। 340 कमरे। इसके पीछे जो गार्डन है, इस गार्डन को कहा जाता है मुगल गार्डन। इस गार्डन को क्या कहा जाता है? पूरा का पूरा जो गार्डन दिखाई दे रहा है, इसको मुगल गार्डन कहा जाता है, क्योंकि इसे 4 बाग शैली के जरिए बनवाया गया था। हिस्ट्री में हमने पढ़ा था 4 बाग शैली क्या होती है ना। यहाँ पर 1 2 3 4 बाग शैली की स्टाइल में बनवाया गया था, इसलिए इसे मुगल गार्डन कहते हैं। इस मुगल गार्डन में 1200 से अधिक अलग अलग तरीके के फूल पाए जाते हैं। अलग अलग 1200 से अधिक अलग अलग टाइप के फूल पाए जाते हैं। समझा? फ्लावर्स। हाँ, समझ में आ गया ना। अब जाते हो कभी कभी अगर टहलने के लिए, उनके पास इतना काम रहता है कि क्या ही जाएंगे। लेकिन हमारे साथ ये जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो कभी कभी जाते थे, तो उनको इसी गार्डन में एक मोर दिखाई दिया, ऐसा कि वो अपना पैर प्रॉपर उठा नहीं पा रहा था। तो उन्होंने उस मोर को मतलब बुलाया, और जो वहाँ के गार्डनर वगैरह थे उन सबको कहा कि देखो मोर को क्या तकलीफ है। उसको पकड़ करके उसका देखा गया, तो उसको पैर की हड्डी वगैरह टूट गई थी, तो उसका ट्रीटमेंट करवाया गया और फिर उसे छोड़ दिया। तो ऐसा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो प्रेसिडेंट हाउस के सामने ये जो है, क्योंकि यहाँ पर चलते हैं, प्रेसिडेंट को एक राजा की तरह माना जाता है, इस मार्ग पर राजा चलता है, इसलिए इसे राजपथ का नाम दिया गया था पहले। अभी तो उसको बदल गया राजपथ, किंग्स वे का नाम बदल दिया गया है ना। पता चला कि नहीं? हाँ, क्या नाम धरा गया है राजपथ का नाम बदल के? ठीक है, तो इसका नाम चेंज करके राजपथ का नाम चेंज होकर के राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है। राजपथ चेंज होकर क्या हो गया? कर्तव्य पथ। ठीक है, कर्तव्य पथ। अब देखो यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये चला जाएगा हमारे कहाँ पर? इंडिया गेट के साइड। और जितने भी 26 जनवरी वगैरह को परेड वगैरह होते हैं, इसी कर्तव्य पथ पर होते हैं। ठीक है, यहाँ से सब मार्च वार्च चालू होता है और इंडिया गेट तक। समझा? इंडिया गेट को क्यों बनाया गया था पता है? हाँ, इंडिया गेट को जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे इंडियन सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी, उनकी याद में बनाया गया था। तो इन द मेमोरी ऑफ, हाँ, इन द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सोल्जर्स। ठीक है, इंडिया गेट। तो जब कोई प्रेसिडेंट होते हैं ना, मैंने बताया ना इनका ट्रीटमेंट एकदम राजा की तरह होता है, तो भाई सारी व्यवस्था एकदम राजा की तरह होती है। जैसे प्रेसिडेंट आएंगे तो गाड़ी वाड़ी से इनकी नहीं होती है यहाँ पे अंदर, इनको बग्गी, वही घोड़े खींचने वाली बग्गी आती है, उस पर बैठे होते हैं। उसके बाद उनका तिरपाल लेने के लिए होता है, जैसे होता है ना राजा रजवाड़ा में पुराने टाइम में, हाँ महाराज पधार रहे हैं, हाँ तो पधारो। तो उनको लिया रहता है कि भाई धूप ना लगे। फिर वहां पर जो उनके गार्ड रहते हैं वो सब रहते हैं, जैसे कि उस टाइम पीरियड में बाहुबली बाहुबली में देखो तो उसका जो कहता है ना सुरक्षा वाला रहता है, क्या कहते हैं उसको, सेनापति।
सेनापति वगैरह रहेंगे, उसके बाद वहां से वो दो भाले वाले लेकर के चलेंगे उनको, फिर वहां से आगे बढ़ करके इस पूरे रास्ते से होते हुए उनको पैलेस तक छोड़ेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस होता है इसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। चीज क्लियर हुआ? जाने के दिन का नहीं, जब आते हैं उनको स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। ठीक है कि भाई ठीक है आइए, आप जो है हमारे यहाँ पधार रहे हैं, राजा हैं आप इस देश के। ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस उनके लिए क्लियर हुआ। ठीक है, तो अगर ये बात क्लियर हो गई है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग